लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब दो कंडक्टर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो पोटेंशियल जो है, जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल पर। और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है ना। तो मैंने कल दो स्फेरिकल क्या लिए थे, ऐसे करके कंडक्टर लिए थे। एक को कहा था ए, एक को कहा था बी। मैंने कहा ए पर चार्ज है कुछ और बी पर भी चार्ज है कुछ। अब हमने मान लिया था कि ये जो ए है वो हाई पोटेंशियल पर है, मतलब इस पर चार्ज ज्यादा है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई। और मान लिया था V1 है। और ये जो है ये क्या है, लो पोटेंशियल है, माना था लो पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल माना था V2। ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया ना, चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। कहां से कहां हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होने लगा। और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो गया, बराबर नहीं हो गया। इसको हमने एक एग्जांपल से समझाया था आपको कि मान लो दो बर्तन है, एक में पानी ज्यादा है, ज्यादा लेवल तक है, एक में कम लेवल तक है। दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो जब ऑन मतलब उसको हटाया जाएगा, जो उसमें लगा हुआ है गेट, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से हाई लेवल से कहां तक, लो लेवल की तरफ पानी जाएगा। और ये पानी जब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता, मतलब पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और उस सेम पोटेंशियल को ही हमने क्या कहा था, कॉमन पोटेंशियल। क्या कहा था, कॉमन पोटेंशियल। मतलब एक टाइम बाद दोनों का पोटेंशियल, इसका भी क्या हो जाएगा V और इसका भी क्या हो जाएगा V, है ना। और अगर इस समय मतलब कनेक्ट करने से पहले इस पे चार्ज Q1 था और इस पे Q2 था, तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस पर चार्ज बदल जाएगा और इस पे चार्ज बदल जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना दोनों पर। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, इक्वल ना हो मतलब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज। कुछ चार्ज यहां से कहां चला जाएगा, पर चला जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर कॉमन पोटेंशियल निकाला था, फिर कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ वो भी निकाला था हमने। और फिर जब हाई से लो पोटेंशियल हो गया दोनों का, तो फिर एनर्जी का जो लॉस हुआ था इसके हीटिंग इफेक्ट में, वो भी निकाला था हमने, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी बातें हमने की थी लास्ट लेक्चर। एनसीईआरटी 2.20 बुक अगर है आपके पास तो निकाल लें उसको। नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किसी के पास है बुक, किसी के पास नहीं, तब देखो क्वेश्चन सुन लें, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लें बस। कह रहे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले, वही है देखो, दो आवेशित चालक गोलों की बात की है, रेडियस अलग अलग है। एक की स्मॉल ए रेडियस है और एक की स्मॉल बी रेडियस है। चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, वही है जो हमने पढ़ाया आपको, तार से जोड़ दिया दोनों को। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र में क्या अनुपात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रेशियो पूछ लिया। देखो एक कंडक्टर ये बना दिया हमने गोला, एक कंडक्टर हमने ये गोला बना दिया। इसको वही, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। अब क्या बोला गया है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, स्फेरिकल है ना, रेडियस होगी, तो इसकी इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, स्मॉल बी। ये दोनों कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब इनके ऊपर क्या है, चार्ज होगा, है ना। तो कह रहे हैं दोनों गोलों, इसको दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट भी कर दिया है। तो मैं इन दोनों को एक वायर से क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया, ये वायर से कनेक्ट कर दिया दोनों को। ठीक। उसके बाद क्या बोला गया कि दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है। मतलब इस पर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सरफेस पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है आपसे। पहली बात ये पूछी गई क्वेश्चन, वो चलो अभी करते हैं। और आगे एक चीज, एक बात और पूछी है, कह रहे हैं प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों हो जाता है। ये बात बाद में करेंगे, थ्योरेटिकल है ना। तो बताओ,
मान लो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q1, कनेक्ट करने के बाद, है ना। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q2। मैंने चार्ज मान ली दोनों पर। इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2। दोनों की कैपेसिटी लिख दी, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है। अब बताओ, जब आपने वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा फिर, क्या चीज सेम हो गई, दोनों का क्या क्या सेम हो गया, पोटेंशियल दोनों का क्या हो चुका है, सेम, जिसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी अगर इसका पोटेंशियल आप क्या मान लेते हैं, V, तो इसका भी क्या हो जाएगा, V। कनेक्ट करने से पहले कुछ भी था उससे मतलब नहीं है, कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों का V हो गया। ठीक है। अब पूछा है, बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EA कह देते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस के लिए कराया गया था। स्फेरिकल सरफेस लिया था, कंडक्टिंग, और उसके बाहर उसके सरफेस पर और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई थी, मतलब आपने कैलकुलेट की थी, आर्टिकल करा था चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या था फॉर्मूला बताओ, सरफेस पर बताना है, याद है किसी को, कराया था ये तो याद है। इलेक्ट ये भी याद ना कराया था शायद। नहीं, ये बता तो रहे हैं, तुम क्यों ना बता रहे, ये तो बता ही रहे हैं, ये तो बता देंगे, तुम भी तो बताओ। आ रही है मुझे आवाज उनकी, बता रहे हैं तो। आया ना होगा उस दिन, शायद आया ना होगा, है ना। और इनके अलावा किसी को याद है क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पर, है क्या बताया, तुम बताओ। Q/R², यहाँ आर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर रेडियस कितनी है, A। बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है ना, सही बताया है। 1/4πε0 Q/, क्या, अब Q नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, फिर Q1 लेंगे, पहले वाले की बात कर रहे हैं ना। और रेडियस कितनी है, A², यही फॉर्मूला बताया गया था। इसको मैंने चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी बताया था, याद है। मतलब सरफेस पे चार्ज है ना, तो सरफेस पर कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा लेमडा रो, सिग्मा होती है सरफेस पर। तो इसको सरफेस में भी तो कन्वर्ट किया था, मतलब सिग्मा की फॉर्म में भी तो आया था ये फॉर्मूला। कितना था बताओ, हालांकि हो इससे भी आएगा ये न्यूमेरिकल, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हें याद है नहीं है सिग्मा वाला फॉर्मूला है। टू बराबर है सिग्मा का फॉर्मूला, थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ सिग्मा की टर्म में। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये था भाई। Q/4πa² तो एरिया है ना, देखो सरफेस एरिया, तो Q/4πa² तो एरिया हो गया, है ना। और एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, तो हाँ, तो इसके अंदर एरिया और आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो एरिया तो सिग्मा में आ गया ना, ठीक तो है। तो सिग्मा का मतलब तो Q/A हो गया ना, तो Q/A तो पूरा आ गया, एप्सिलॉन, तो यही था। तो देखो इसको अगर लेके चलोगे तब भी हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को लगाओगे तब भी हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। तुम इसको लेके चलते हैं, इससे कर लेते हैं, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला। तो आपने ये पहले वाले स्फेयर पर क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी सरफेस पर। दूसरे वाले स्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सेम ही होगी, वो भी क्या है, स्फेरिकल ही है। तो स्फेरिकल सरफेस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q2/V²। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पूछा गया है, रेशियो। रेशियो का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो EA/EB ये पूछा है। जैसे ही डिवाइड करोगे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बताओ, कैंसल। तो क्या आया यहां से, Q1/A² Q2 क्या करूं इसको, घुमा दो, तो क्या होगा, Q1/Q2, और ये पलट जाएगा, ये B² Q1 के सामने जाएगा, A² Q2 के सामने आएगा, तो ये हो जाएगा B² अपॉन
सही है। क्या क्वेश्चन में हमें Q1 Q2 दिया था? अभी मैंने जो क्वेश्चन रीड करा उसमें Q1 Q2 कहीं नहीं दिया था, तो आंसर में Q1 Q2 कैसे आ जाएगा? तो मानी हुई चीज है, जो मानते हैं वो आंसर से हट जाता है। तो Q1 Q2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ रखनी पड़ेगी, तब इसका आंसर आएगा सही वाला। आंसर में क्वेश्चन में केवल रेडियस दी है दोनों की, तो आंसर भी ए और बी में ही आएगा, रेडियस में ही आएगा बस। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे आंसर छोड़कर आ गए तो फिर वो पूरा नहीं माना जाएगा, आंसर आ तो गया। Q1 Q2 तो कहाँ माना है ना, ये तो तुमने। तो इसको मैं इक्वेशन क्या कह देता हूँ, फर्स्ट, और Q1 Q2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V है, तो Q1 कितना होगा? अगर कंडक्टर ए की बात करें तो, हाँ भाई, अगर चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? उससे पूछा है। मतलब तूने पीछे की क्लास ना ली है, इसका मतलब तू रोज क्लास लेता हुआ। C1 C1 B होगा इसका। तुम बताओ, तुम बताओ कितना होगा? C1 × B। Q1 पूछ रहा हूं मैं, Q1। हाँ, B × क्या? याद नहीं है? अब बताओ। C1, बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, C1 × B ही होगा, जाहिर सी बात है। भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया गया? C = Q/B। यहां से निकाल सकते हैं हम Q। तो Q क्या आएगा? C × B। पहले वाले पर C1 है और पोटेंशियल V है, तो समझ में आ गई बात। कंडक्टर B पर बता दो, कंडक्टर B पर जो Q2 होगा वो क्या होगा? C2 × कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V है। अब देखो हमें चाहिए क्या आंसर में? Q1/Q2। तो Q1/Q2 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, जब तो वैल्यू आएगी। तो Q1/Q2 कितना आएगा बताओ? यहां से देखो, जैसे डिवाइड करोगे B से B, तो C1/C2 आएगा। तो C1/C2 भी तो नहीं दिया था क्वेश्चन में, क्यों भाई? Q1/Q2 की वैल्यू आई C1/C2, वो भी नहीं दी थी क्वेश्चन। तो इसको भी नहीं, इसको भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है निकालना। हमें आंसर में क्या चाहिए? ए और बी बस। इसके अलावा कुछ भी आया तो गलत है, इसका मतलब। सही है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं, है ना। चलो, तो C1 क्या है? कैपेसिटेंस है पहले कंडक्टर का, और C2 क्या है? कैपेसिटेंस है दूसरे कंडक्टर का। अब फॉर्मूला बताओ पहले कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, माइक में बताओ। है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया गया था, याद है? वो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या आएगा। हाँ, 4πε0 A, बिल्कुल सही बताया। तो देखो यहाँ पे भी ए ही आएगा, रेडियस भी यही है ना। तो C1 की जगह क्या आ जाएगा भाई? 4πε0 A बताया गया था ये फॉर्मूला। कंडक्टर अगर स्फेयर होता है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया गया था, ये स्फेयर ही है ना। यहाँ बताओ C2 की जगह, यहाँ पे A की जगह क्या आ जाएगा? बस B। 4πε0, देखो सारी टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा? अब तो ठीक है, अरे अब तो ठीक है, ए और बी अब तो आ गया, ए बी में आंसर। अब इसको पुट कर देंगे कहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है, माइंड में सेट है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी न्यूमेरिकल आ जाए, चार्ज निकालना तुरंत निकल जाएगा, कैपेसिटेंस निकालना तुरंत निकल जाएगा। फॉर्मूले ही याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे? बिना फॉर्मूले के तो ये न्यूमेरिकल जो कर रहे हो ये पॉसिबल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला सबसे पहले लगाया हमने, यही नहीं लगता तो फिर आगे की तो कहानी खत्म, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सारे फॉर्मूले जितने भी बताए गए हैं, जितने भी आर्टिकल कराए गए हैं, दिमाग में ऐसे होने चाहिए जैसे एबीसीडी होती हैं।
तो Q1/Q2 बताओ, A/B, और ये कितना है, B² देखो, A से A, B से B कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आया है दोनों का, वो क्या आया है, B/, ये आंसर। ओके, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, कह रहे हैं प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश का घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों हो जाता है, अधिक क्यों होता है। समझ लो ना क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। आवेश का घनत्व मतलब वही सिग्मा, वो जो सिग्मा है यानी चार्ज डेंसिटी है, वो अगर कोई कंडक्टर का नुकीला सा कोना है मान लो कोई, तो नुकीले वाले कोने पे है ना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और अगर फ्लैट सरफेस है कंडक्टर का तो वहां चार्ज डेंसिटी कम होती है। इसका रीजन बता दो बस, ये पूछ रहे हैं हमसे। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो एक सॉलिड कोन है मेरे पास, ये एक सॉलिड क्या है, कोन है, और ये कंडक्टर है। तो जब आप इसको चार्ज दोगे ना, ये कोन है ना, कोन तो देखिए ना सबने, ऐसे करके ऊपर उसकी क्या होती है, नोक, और नीचे क्या होता है, सर्कल, ऐसे करके गोल गोल, है ना। तो जब इसको हम चार्ज देंगे तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर जो सिग्मा होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ वाला सिग्मा अगर मैं सिग्मा 1 कह दूं, और जो यहाँ जो चार्ज होगा नीचे वाले सरफेस पे उसको सिग्मा 2 कह दूं, तो ऊपर वाली चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे वाली चार्ज डेंसिटी से। मतलब ऊपर ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, यहाँ पर इस कोने पर ज्यादा चार्ज आएगा और नीचे कम चार्ज आएगा। इसका रीजन बता सकता है कोई, क्यों। नुकीले और तीक्ष्ण कोनों पर कंडक्टर में ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है और फ्लैट सरफेस पे कम होती है, क्यों। तो एक पॉइंट पर थोड़ी है, तो पूरे सरफेस पर है ना, यहाँ भी पॉइंट पर चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी तक लगा रहे हैं। सरफेस कम है ये कह दो, कि ऊपर वाला सरफेस छोटा है, नीचे वाला सरफेस बड़ा है, तो उससे क्या होगा। देखो सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, चार्ज अपॉन एरिया। ये क्या है, एरिया ही तो है। यानी जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बड़ा होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। यही तो मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब अगर एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया में आप चार्ज दे रहे हो, तो वहां चार्ज ऐसे बिखर बिखर के आएगा, तो ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिग्मा वहां क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वहीं अगर एरिया मान लो कम हो, सरफेस एरिया बहुत कम है, तो जब ये वैल्यू कम होगी तो फिर सिग्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम था ना, तो यहाँ सिग्मा ज्यादा होगा, और यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा था तो यहाँ सिग्मा कम होगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई। तो ये लाइन लिख दो नीचे इसके, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब जो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे वो कैसा होगा, पैरेलल प्लेट होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होंगी, पैरेलल प्लेट होंगी। पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेटें होंगी इस तरह से रखी हुई, और एक प्लेट को चार्ज देंगे दूसरी प्लेट पर चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिक, इंडक्शन से। कैसा आता समझ गया ना, मैंने समझाया था थोड़ा सा एक बार इंडक्शन, याद है। एक बॉडी को चार्ज दें और उसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी लेकर आ जाए, तो वो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगी, पास ही लाना है बस। तो उस न्यूट्रल बॉडी मतलब चार्ज नहीं होगी, पोलराइजेशन हो जाएगा उसका, उसका जितना भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो बट जाएगा, एक साइड निगेटिव आ जाएगा और एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा।
है ना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, आगे पढ़ोगे इसको। तो फिलहाल अभी देखो कैसा होगा, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेटें होंगी। मान लो एक प्लेट ये बना दी मैंने, ठीक है, और एक प्लेट ये होगी ऐसे। ये जो प्लेट है इनकी शेप जो है ना वो कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर शेप की भी प्लेट हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की भी प्लेट हो सकती है, स्क्वायर शेप की भी प्लेट हो सकती है। अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल होंगी क्या, प्लेट ही, और होंगी कैसे, पैरेलल। पैरेलल होने का क्या मतलब होता है, समान होगी। तो हम कह देते हैं कि जो डिस्टेंस है ना बीच की वो कितनी है, डी है। ये डी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह डी ही होगी, ठीक है। अब क्या करा गया, एक प्लेट को चार्ज दिया जाएगा। सपोज करो इस वाली प्लेट को मैंने प्लस के क्यू चार्ज दे दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, इंडक्शन लगता है। इंडक्शन का मतलब यह है कि जो दूसरी वाली प्लेट है अभी तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आपने सामने वाली प्लेट को प्लस के क्यू चार्ज दिया ना, इस वाली प्लेट का जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो अंदर की तरफ आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा बताओ, निगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और जो बाहर वाला सरफेस होगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जितना निगेटिव उतना ही उधर क्या, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल थी ना। और कितना निगेटिव आएगा, जितना ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ प्लस के क्यू आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इनर सरफेस पर माइनस के क्यू चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से, और आउटर सरफेस पर प्लस के क्यू चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या जाएगा, इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव चार्ज आएगा, ये प्लस का क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू। और जो इसका आउटर सरफेस होगा बाहर वाला, उस पर प्लस के क्यू चार्ज भी होगा, सही है। इस बाहर वाले प्लस के क्यू चार्ज की अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने का मतलब जानते हैं ना, मतलब बाहर वाला जो चार्ज होगा उसकी अर्थिंग कर देने का मतलब क्या है, कि वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, अर्थ में। यानी बाहर वाली प्लेट से चार्ज खत्म, ऐसे समझ लो आप। चार्ज क्या बचा, केवल इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। तो दो तरह के चार्ज बचे, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। अब एक प्लेट पर प्लस की क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस की क्यू चार्ज है। तो और एक जगह होल्ड करी गई है, ये दोनों प्लेटें चिपकेंगी नहीं आपस में। कभी सोचो कि भैया ये तो प्लस की क्यू, ये माइनस की, चिपक जाएगी, खत्म, कहानी लो, बन गया कैपेसिटर। ऐसा नहीं होगा, सही है। इनको यहाँ पर स्टिक कर दिया गया है। स्टिक का मतलब ऐसा होता है बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बताया था ना मैंने, उसको भर देंगे बीच में, तो ये चिपकेंगे भी नहीं। उसका एक फायदा ये भी होता है कि आपस में प्लेट चिपकाता नहीं फिर वो। और उसका एक फायदा और क्या होता है बताओ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, फिलहाल आप अभी याद रखो कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो पोलराइजेशन में बताऊंगा, अभी बताऊंगा आगे अभी आने वाले लेक्चर में। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। बताओ पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में क्या बन जाएगी, यहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगी। पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है बताओ। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। लेकिन जो कोने हैं ना उन पर यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उन पर ऐसे जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जाएगी। तो कॉर्नर को छोड़कर बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डायरेक्शन बता दी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और क्या होगा भैया, अब देखो कैपेसिटर का काम चार्ज होल्ड करना होता है, तो ये प्लेटें क्या कर रही हैं, चार्ज को होल्ड कर रही हैं। तो मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज उसके सरफेस पे स्टोर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहां स्टोर होता है, उनकी प्लेटों पर। ये जो प्लेट है इन पर चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया ना दोनों का, एक पे पॉजिटिव और एक पे
निगेटिव। एक का पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल कैसा होगा, निगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, V कह देते हैं। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। अब चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो जो कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन, ये ध्यान रहे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फॉर्मूला नहीं है, ये वही जनरल फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग में बताया गया था। इसका फॉर्मूला हम अलग से निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग से ड्राइव किया जाएगा। फिलहाल आपने इतना याद रखो, यहाँ ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ भी वैलिड है, ये फॉर्मूला तो हर कैपेसिटर के लिए वैलिड है। जो चार्ज है और जो पोटेंशियल का रेशियो है उससे क्या निकलती है, उसकी कैपेसिटी निकलती है। कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगी ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, ये क्या है, कांस्टेंट है। कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, ये तो डिपेंड करती है। अब यहां इस केस में ये कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी बताओ, स्फेरिकल जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो वहां कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, उसके कंडक्टर के किस पर, साइज पर। ए आया था ना फॉर्मूले में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए मतलब रेडियस, रेडियस को बढ़ाओगे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और रेडियस बढ़ाने से पूरा कंडक्टर बढ़ेगा ना, तो कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर में उसके साइज पर डिपेंड करती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करती है कि आपने कौन से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटर को रखा है ना। यहां पर जो कैपेसिटी होगी वो कई चीजों पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, प्लेट के एरिया पर डिपेंड करेगी, कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं कितनी डिस्टेंस पर रखी हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, कौन सा मटेरियल भरा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस पर भी डिपेंड करेगी, है ना। तो जो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा ना इसका, उसमें ये सारी टर्म होंगी जो मैंने अभी बोली है, वो एक्चुअल फॉर्मूला दिखाएगा कि कैपेसिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, किस किस पर, एरिया पर डिपेंड करेगी, बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, है ना, और एरिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, ठीक है। तो ये अब आपका ये चलेगा, स्फेरिकल वाला जो टॉपिक था वो खत्म, अब पैरेलल प्लेट चलेगा आपका, ठीक है। नोट करो इसको, बनाओ। ठीक है, तो ये जो दो प्लेटों का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ये हर कैपेसिटर में होता है, हर कैपेसिटर में, स्फेरिकल वाले में भी होता है। मैंने एक बताया था आपको, कंसेंट्रिक जो स्फेयर होते हैं उसमें दो, देखो ऐसे करके, एक्चुअल में ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें भी दो प्लेटें हैं, एक बाहर और एक अंदर। एक पे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो एक पे क्या आ जाएगा, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया हमने, तो इंडक्शन से क्या होगा, बाहर वाले सरफेस के अंदर में क्या आ जाएगा, निगेटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बाहर वाले को फिर से हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ये पूरा का पूरा अर्थ पे चला जाएगा, जीरो। तो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट यहाँ भी तो है, बस यहाँ पर स्फेयर की फॉर्म में। ऐसे ही जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ना, उसमें भी दो होती हैं, उसमें दो सिलेंडर की फॉर्म में होती हैं। मान लो जैसे एक सिलेंडर ये है, सही है, ये एक्सिस है सिलेंडर की, तो दूसरी प्लेट भी क्या होगी, सिलेंड्रिकली होगी, अंदर इसके एक सिलेंडर और रखा है मान लो, ये ऐसे करके। तो एक को देंगे हम पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले की क्या आ जाएगा अंदर, निगेटिव चार्ज, बाहर आएगा पॉजिटिव, उसको अर्थिंग कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये पैरेलल प्लेट हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, और ये सिलेंड्रिकल हो गया। प्लेटें दोनों में ही होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। अब तक जो पढ़ रहे थे ना, उसमें अंदर वाला स्फेयर नहीं था, मतलब हम कंडक्टर की बात कर रहे थे केवल, कंडक्टर के जो सरफेस पे चार्ज आता था उसकी बात कर रहे थे। कैपेसिटर जो होता है एक्चुअल वाला स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक अंदर और एक बाहर, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे सिलेंड्रिकल में, ऐसे ही पैरेलल प्लेट। बात समझ में आ गई। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपका जो 12th का सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें ये दोनों नहीं है, बस ये है। बात समझ में आ गई। तो इसको तो बहुत डिटेल से ही पढ़ना है, जरूरत अगर पड़ेगी क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करेंगे जेई वगैरह के, तो फिर हम ये वाले भी बता दें, ठीक है, जितनी जितनी नीड होगी उतनी उतनी। तो अब इसका हमें क्या करना है, रियल फॉर्मूला ड्राइव करना है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो रियल फॉर्मूला ड्राइव इसी से होगा, ये तो जनरल है ना, इसी इसी का यूज करके इसका हमें जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है। तो हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करो। यानी हिंदी में समझ गया ना, समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है ना, देख लो हिंदी में। करें इसको ड्राइव? 4 मिनट है, कर दे? चलो कर लो। देखो इधर देखो, हेलो, क्या फॉर्मूला बताया गया था कैपेसिटेंस का जनरल? C बराबर Q अपॉन, मैंने आपको बताया था चार्ज तो हमें पता होता है, कितना चार्ज दिया है इसको, Q चार्ज दिया, V नहीं पता होता है बस। V चेंज हो जाता है, स्फेरिकल में V चेंज हो गया था कंडक्टर की जब बात कर रहे थे, तो यहां पर भी V चेंज हो जाएगा। तो अगर आप V फाइंड कर लेते हैं, अगर आप V फाइंड कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, वही कैपेसिटी इसकी बन जाएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो V को कैसे फाइंड करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E, प्लेटों के बीच में, प्लेटों की डिस्टेंस दी हुई है D। तो कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में जो रिलेशन बताता हो? ऐसा कोई फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन बताता हो? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, उससे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, हर जगह यूज होगा वो, और करा भी है मैंने हर जगह यूज, अब फिर कर रहे हैं उसका यूज। पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, यूज भी कराया ना उसका कई जगह। बताओ क्या क्या रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में? तू तो आया ही ना है, आता ही ना है क्लास में, आया ही कब है तू? तुम बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ जल्दी। पोटेंशियल V बराबर, चलो V बराबर नहीं था, ऐसा था जो रिलेशन था वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, E बराबर करके था, है ना। मतलब घर जाके, मतलब आप लोग फिर पढ़ते नहीं हो, केवल वही बता पाते हैं, ऐसा क्यों? अब उन्हें ये रिलेशन भी पता है, 100% पता है, मेरी गारंटी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तुम क्यों नहीं बन रहे? पास होना है, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अगर पास होना है तो ऐसा ही साइंटिस्ट बनना पड़ेगा ना, तो नंबर कम आएंगे, पास तो हो जाओगे, नंबर कम आएंगे, क्या फायदा है उसका? 50%, 40% कोई फायदा है पास होने से? और किसी को नहीं पता, तुम्हें पता है? बताओ। बी अपॉन आर, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? डी, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? बी अपॉन डी, बिल्कुल सही बताया। अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था नहीं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता जाता है? घटता जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला आया था डीबी अपॉन डी एक्स, ई बराबर डी माइनस के डीबी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक पढ़ाया गया है वहां। ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल को एक डायरेक्शन मिल जाती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन मिल जाती है, वो डायरेक्शन ये बताती है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज होगा पोटेंशियल, और वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज करता है आगे बढ़ने पर डिस्टेंस, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सब पढ़ाया, ये सब बताया गया है, फिर रिलेशन भी बताया था, ये प्रूफ करके लाए थे पूरा, है ना। पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है? हमें पोटेंशियल चाहिए, देखो फॉर्मूले में तो यहां से v निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? v बराबर ई डी। अभी ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कौन है? प्लेट। चलो अच्छा ये बता देना आप, चलो ये तो बता ही दोगे, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ये दो पैरेलल प्लेट है, प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताया गया था? बताओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पैरेलल प्लेट कितनी थी? आप कह दो ये भी कराया नहीं कराया, ऐसे मतलब डाउट में डाल दो। सब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सब है उसमें। एक एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी है, सब है। पोटेंशियल वाला चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, चैप्टर की मतलब वीडियो रिकॉर्डेड तो है। बताओ, ये आर्टिकल तो कराए गए थे तार के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसी में था ये स्फेयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बाहर, ये सब तो कराए थे ना। तो बताओ प्लेट के, एक प्लेट थी पहले, एक प्लेट से बताओ कितनी थी? एक प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ये कैसे होंगे? कैसे ड्राइव करोगे जब पीछे का ही नहीं होगा तो? मैंने बताया पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लो, ये चैप्टर एक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना, ये एक चैप्टर है, अलग अलग पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम्हें सदमा ना लगे कि इतना बड़ा चैप्टर अलग अलग बांट दिया है, बस है सब वही। पूरी फैमिली है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो चार चैप्टर हैं ये सब एक ही हैं, कहीं भी किसी का भी यूज हो जाएगा। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और जब दो प्लेटें रखी होती हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था दो प्लेटों के बीच का। सिंगल का टू आ जाता है नीचे फैक्टर। ठीक है, पढ़ाया था नहीं? न्यूमेरिकल भी कराया था, आर्टिकल भी कराया था। हाँ, दोनों चीजें कराई थी, आर्टिकल के बाद न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं। समझ गया ना? तो सिग्मा क्या है यहाँ पर, ये भी ना पता? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या फॉर्मूला होता है? क्यू अपॉन, चार्ज हमने क्यू मान लिया, प्लेट का एरिया मान लेते हैं ए है, प्लेट का एरिया कितना है? ए है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल को पुट कर देंगे जनरल फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा? कैपेसिटी। तो देख रहे हो हमने कैसे, किस तिकड़म से हमने कैलकुलेट करा। हमने देखा पहले, अच्छा पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें रिलेशन याद आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, हम तुरंत रिलेशन लगाया। फिर हमने देखा यार ये तो प्लेटें हैं, तो प्लेटों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं हम, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, सिग्मा की वैल्यू जानते हैं, क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटेंस आ जाएगा, खत्म। इतना आसान। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो V बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। पढ़नी पड़ेंगी सारी चीजें पीछे की, तभी मजा आएगा, है ना? रख दिया। अब क्या होगा बताओ? कैपेसिटेंस। वीडियो डालेंगे तभी पढ़ेगा, तू वैसे मत पढ़िए। अब वीडियो रिकॉर्ड ही ना होती फिर कैसे पढ़ता? नाउ द कैपेसिटेंस देखो कितना है, C बराबर क्यू अपॉन V। V की वैल्यू रख दो, कितनी है? कितनी है V की वैल्यू, ये निकाली है ना, इसको रखो, क्या है? क्यू डी अपॉन, क्या चीज कैंसिल हुई बताओ? देखो चार्ज, मैंने पहले ही बताया चार्ज पे तो डिपेंड करती नहीं ना कैपेसिटी, तो चार्ज तो हर बार कैंसिल हो जाता है। तो चार्ज तो कितना भी तुम इस पर कर दो, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो होल्ड होगा, तो चार्ज पर तो डिपेंड करेगी नहीं। तो देखो क्या क्या टर्म आए, ए ए एप्सिलॉन नॉट कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अभी जैसा बताया गया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी डिपेंड करेगी एरिया पर, कैपेसिटी डिपेंड करेगी किस पर? डिस्टेंस पर। और अगर मान लो बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया कोई, ये मान लो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया कोई, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा? अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया मैंने बीच में, तो क्या के आ जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, तो वो कहां आ जाएगा? ऊपर। तो लिख दो इफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के, और इसको रख दिया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, तो जो कैपेसिटी होगी सी के कह देते हैं उसको,
वो होगी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला है ये सारी बातें बता रहा है। एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी। तो क्या मतलब हुआ, प्लेट जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें लोगे उतनी ज्यादा चार्ज उस पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सीधी सी बात है। के पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के पर डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट और के ये मीडियम के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम मतलब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इसमें रखेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस नीचे है, डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब प्लेटों को बिल्कुल बहुत पास पास रखना है, डिस्टेंस को कम रखना है। डिस्टेंस कम रखोगे तब कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी। डिस्टेंस दूर दूर पता है, एक प्लेट यहां रख दी एक प्लेट यहां रख दी तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमें फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है, नोट करो। पहले एक लाइन लिख लो, जरा कुछ लिखो। माना प्रत्येक प्लेट पर माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। स्मॉल डी है। तब तब नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमने देखो, अब ये आर्टिकल करा दिया ना, फॉर्मूला आ गया ना इसका। तो जाहिर सी बात है, जब भी फॉर्मूला आ जाया करे ना तो समझ जाया करो अगले दिन क्या होंगे न्यूमेरिकल। तो बुक लेकर आनी है इसका, मुझे आप बताने की जरूरत ना पड़े। जब भी फॉर्मूला कराया अगले दिन फिर न्यूमेरिकल ही होने हैं उस, ठीक है।